हेलो हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे मैनेजरियल रेमुनरेशन कैसे ज्ञात करते हैं। प्रबंधकीय पारिश्रमिक, कंपटीशन ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन अंडर सेक्शन 198। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी यदि प्रॉफिट हो, कंपनी के पास पर्याप्त लाभ है या नहीं है। तो एक देखना पड़ेगा कंपनी अर्न्स प्रॉफिट। यदि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और एक एक कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, यानी कंपनी के पास पर्याप्त प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट। प्रबंध के पारिश्रमिक, यदि कंपनी के पास पर्याप्त प्रॉफिट है या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे प्रबंध के पारिश्रमिक। और कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, कंपनी के पास में पर्याप्त प्रॉफिट नहीं है, तो प्रबंध के पारिश्रमिक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं, यदि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को प्रॉफिट ज्ञात करना होगा। तो प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ये देखेंगे। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट या लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या क्या लेंगे, पहले ये निकालेंगे अपने बार। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या क्या ऐड करेंगे, सब्सिडीज ऑफ गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट के द्वारा कोई सब्सिडी मिलती है तो इसमें ऐड कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में, सब्सिडीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। और इसमें अदर इनकम ऐड करेंगे, अदर इनकम, सभी प्रकार की इनकम ऐड कर देंगे एक्सेप्ट कुछ इनकम को छोड़कर। सभी प्रकार की इनकम भी ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। यदि वो जैसे मान लो ऐड नहीं हुई है तो कुछ इनकम को छोड़कर सभी प्रकार की इनकम को ऐड कर देंगे एक्सेप्ट। कौन कौन सी इनकम को छोड़ना अपने को, ये ध्यान में रखना अपने को। एक तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, यानी सिक्योरिटी शेयर्स की बात करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम, ये अपने को ऐड नहीं करना है। यानी अपने को सभी प्रकार की जो इनकम होगी सभी ऐड कर देनी है एक्सेप्ट अभी 4-5 इनकम जो मैं लिखा रहा हूं, इस इनकम को छोड़ के बाकी सभी ऐड करनी है। एक तो अपने को प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये ऐड नहीं करना है। एक अपने को बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अपने पास जो बैलेंस पड़ा है तो वो भी ऐड नहीं करना है। शेयर फॉरफिट अकाउंट बैलेंस कौन सा हुआ, जब शेयर फॉरफिचर यानी जब हरण किया जाता है अंशों का, तो हरण की जो राशि आती है वो भी अपने इसमें ऐड नहीं करना है। और क्या हो सकता है इसके अलावा, रिवेल्युएशन, प्रॉफिट ऑन रिवेल्युएशन ऑफ असेट्स। यदि असेट्स के रिवेल्युएशन पे यदि कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी ऐड नहीं करना है। और इसके अलावा हो सकता है कि कैपिटल, ऑल कैपिटल प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, ऑल कैपिटल प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, ये भी अपने को ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये अपने को इसमें ये ऐड नहीं करना, बाकी जो भी इनकम है इसमें ऐड करनी है। अब सभी प्रकार के जो खर्चे हैं वो लेस करने हैं, एक्सपेंसेस या लॉसेज एक्सेप्ट
कौन कौन से खर्चे जो नहीं घटाने हैं? यहां पर देखो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को ऐड नहीं करना है। इसका मतलब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी अपने को ऐड नहीं करना है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इसको ऐड नहीं करना है अपने को। एक प्रपोज डिविडेंड है, डिविडेंड, इसको भी ऐड नहीं करना है। एक होगा इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इसको भी अपने को ऐड नहीं करना है। और जैसे मान लो कैपिटल एक्सपेंसेस या लॉसेज है, यहां पर लिया अपने कैपिटल प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, इसको भी ऐड नहीं करना है। इनकम में तो अपने को एक्सपेंसेस में कैपिटल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस को ऐड नहीं करना है। कैपिटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसको भी अपने को ऐड नहीं करना है। एक हो सकता है कि रिटर्न ऑफ गुडविल या फिक्टिशियस एसेट्स, रिटर्न ऑफ गुडविल एंड या फिक्टिशियस एसेट्स। रिटर्न ऑफ गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स को एक्सपेंसेस है, तो वो भी अपने को ऐड नहीं करना है। इसके अलावा ट्रांसफर टू रिजर्व, यदि रिजर्व में को ट्रांसफर किया गया है तो उसको भी अपने को ऐड नहीं करना है। ट्रांसफर टू रिजर्व, इस प्रकार क्या करेंगे अपन, ये घटाने के बाद में ग्रॉस प्रॉफिट में सभी जो अदर इनकम वो ऐड करने के बाद में इन इनकम को छोड़कर, ठीक है, और सभी एक्सपेंसेस घटाने के बाद बजाय इन एक्सपेंसेस को छोड़कर, इसके बाद में जो भी अपने पास में जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट के बाद में अपन क्या करेंगे, अब देखेंगे नेट प्रॉफिट का कितना कितना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ये देखेंगे कि कंपनी में वोल टाइम डायरेक्टर कितने हैं और पार्ट टाइम डायरेक्टर कितने हैं। तो रेम्यूनरेशन कैसे बांटेंगे, एक तो है वोल टाइम डायरेक्टर, वोल टाइम डायरेक्टर, इनको कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। एक है पार्ट टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर यानी WTD, ये हो जाएगा PTD। होल टाइम डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए और पार्ट टाइम डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। पहले अपन यानी नेट प्रॉफिट का, पहले अपन बात करेंगे WTD होल टाइम डायरेक्टर की। इसमें ये देखेंगे ओनली एक ही होल टाइम डायरेक्टर है, ओनली वन WTD, एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर है, तो कितना मिलेगा, मैक्सिमम 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, अपने नेट प्रॉफिट ऐसे निकाल ही लिया। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद में यदि होल टाइम डायरेक्टर है उसको कितना मिलेगा, यदि वो ओनली वन, केवल एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर है तो उसको कितना मिलना चाहिए रेम्यूनरेशन,
5% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम, यानी कम भी मिल सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं मिल सकता, ठीक है। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। और यदि मोर देन 1 WTD, उस कंपनी में एक से अधिक ऑल टाइम डायरेक्टर है तो कितना मिलना चाहिए? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, यानी होल टाइम डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिलेगा यदि एक ही होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर है तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा, इससे कम भी मिल सकता है। और एक से अधिक WTD होल टाइम डायरेक्टर है तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर की। तो पार्ट टाइम डायरेक्टर के केस में क्या है कि यदि नॉट WTD, उस कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को कितना मिलेगा? 3% ऑफ नेट प्रॉफिट मैक्सिमम। ठीक है, यानी उस कंपनी में अगर होल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को मिलेगा 3% शुद्ध लाभ का 3% मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग उसको प्रबंध की पारिश्रमिक मिलेगा। अब बात करते हैं उसमें उस कंपनी में WTD होल टाइम डायरेक्टर है विथ WTD, यानी होल टाइम डायरेक्टर है तो कितना मिलेगा? 1%, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, इस प्रकार में जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है या कंपनी के पास पर्याप्त प्रॉफिट है तो इस प्रकार कंपनी प्रबंध की होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन का पेमेंट करती है। तो इसके लिए एक बार दोबारा देखते हैं, पहले क्या करेगी कंपनी? ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालेगी। तो पहले देखेंगे ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ होगा उसमें सब्सिडीज ऐड करनी है और इनकम ऐड करनी, इन जो इनकम्स है इनको छोड़कर बाकी जितने भी इनकम वो ऐड करनी है। इसके बाद में जो एक्सपेंसेस, इनको छोड़कर जो भी एक्सपेंसेस है वो लेस करने हैं। इसके बाद में अपने पास टोटल नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट आने के बाद में देखेंगे कि उस कंपनी में वोल टाइम डायरेक्टर है तो वोल टाइम डायरेक्टर को कितना मिलेगा और पार्ट टाइम डायरेक्टर को कितना मिलेगा। तो यहां पर देखेंगे यदि कंपनी वोल टाइम डायरेक्टर किस प्रकार मिलेगा। तो यदि कंपनी में एक ही वोल टाइम डायरेक्टर है यानी मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंधकीय संचालक है तो वहां पर 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। और यदि कंपनी में एक से अधिक WTD वोल टाइम डायरेक्टर यानी वोल टाइम डायरेक्टर को हिंदी में कहेंगे पूर्णकालिक संचालक है तो उनको 10% मिलेगा शुद्ध लाभ का, ठीक है। और पार्ट टाइम डायरेक्टर की बात करें तो उसमें यदि वोल टाइम डायरेक्टर नहीं है कंपनी में तो उन पार्ट टाइम डायरेक्टर को 3% के हिसाब से मिलेगा मैक्सिमम। और यदि उसमें WTD वोल टाइम डायरेक्टर भी है तो 1% मैक्सिमम रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये फर्स्ट केस। अब बात करेंगे जब कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है। चलो इधर देख लेते हैं। सेकंड नंबर नॉट अर्न प्रॉफिट।
तो कैपिटल के अकॉर्डिंग उसको प्रबंध की पारिश्रमिक मिलेगा कैपिटल के अकॉर्डिंग। यदि कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल कितनी है, अप टू 5 करोड़, तो कितना मिलेगा मैक्सिमम रेम्युनरेशन, या लिमिट लिख देता हूं, मैक्सिमम रेम्युनरेशन लिमिट 30 लाख, 30 लाख। यदि कंपनी की प्रभावी पूंजी 5 करोड़ तक है तो 30 लाख तक प्रबंध के पारिश्रमिक मैनेजरियल रेम्युनरेशन मिलेगा। और कंपनी की यदि प्रभावी पूंजी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से 100 करोड़ तक है तो रेम्युनरेशन कितना मिलेगा, मैक्सिमम 42 लाख। ठीक है। और यदि 100 करोड़ से 250 करोड़ तक है तो मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना मिलेगा, 60 लाख तक। और यदि अबव 250 करोड़, 250 करोड़ से अधिक है तो कितना मिलेगा, 60 लाख प्लस 0.01% ऑफ एक्सेज फ्रॉम 250 करोड़। ठीक है। यानी 250 करोड़ से अधिक यदि इफेक्टिव कैपिटल है तो 60 लाख प्लस जितना भी एक्सेस है 250 करोड़ से ऊपर उसका 0.01% ऐड होता जाएगा 60 लाख में। वार्षिक पारिश्रमिक सीमा जो निम्नांकित से अधिक नहीं होगी। ठीक है, यानी एनुअल मैक्सिमम रेम्युनरेशन। एक बार दोबारा देख लेते हैं। यदि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है तो कैपिटल, उसकी जो इफेक्टिव कैपिटल है उसका 5 करोड़ तक है उसकी, तो 30 लाख मैक्सिमम वार्षिक एनुअल रेम्युनरेशन हो जाएगा। और यदि कैपिटल 5 से 100 करोड़ तक है तो 42 लाख है, और 100 करोड़ से यदि 250 करोड़ तक है तो 60 लाख, और 250 करोड़ से अधिक है तो उस केस में क्या होगा, 60 लाख प्लस 250 करोड़ से जितना अधिक है उसका 0.01% और ऐड हो जाएगा। ठीक है।